तो चलिए भाई, सभी को एक बार गुड इवनिंग। तो आशा करते हैं आपके मैथ के एग्ज़ाम एकदम अच्छे हो चुके होंगे। तो अब बारी है फिजिक्स की तैयारी की, और आप लोगों ने फिजिक्स को भी पढ़ रखा होगा। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो देखिए अब ज़्यादा गैप तो है नहीं फिजिक्स में, जैसे मैथ्स में आपको 4 दिन का गैप मिला, तो आपके पास 2 दिन का टाइम है। तो उसी 2 दिन में हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, बस उसी के लिए हम आपके सामने आए हैं। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि वो ऐसे कौन से प्रश्न हैं और वो कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनमें हमको बिल्कुल मेहनत नहीं करना है, हमने पढ़ रखा है, बस एक बार रिवीजन की ज़रूरत है। और उन चैप्टर से क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर साल आते हैं और इस बार भी आएगा। जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो गारंटी मेरी है कि क्वेश्चन यहीं से आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं यार। देखिए अब टोटल आपने 14 चैप्टर पढ़ रखे हैं, ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे आज आपको वेटेज के हिसाब से तैयारी कराएंगे। यार 2 दिन में आपको ऐसे कौन से चैप्टर मिल जाए पढ़ने को, यार कौन से क्वेश्चन ऐसे मिल जाए जो एग्जाम में हमारे फंस जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने सारी चीज़ें पढ़ रखा है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। यार जब रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो आप स्टार्ट करना रिवीजन सर चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करना है ना। चैप्टर नंबर 8 से रिवीजन करना स्टार्ट करना, क्यों? क्योंकि ये सब 4 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और इस चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए यार 1 घंटे भी तैयार कर लोगे ना, ईमानदारी से 4 नंबर आपकी झोली में होंगे। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से आपसे बस 2 क्वेश्चन पूछता आया है। या तो आपसे पूछ लेगा, यार देखो यहाँ पे है ना, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं बस नोट करते जाना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है ना। मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है ना। या तो आपसे यहाँ पे पूछ लेगा कि मैक्सवेल के समीकरण बताइए भाई, है ना। जो 4 समीकरण आपको पढ़ाए गए थे वो आपने 4 समीकरण, ठीक है, वो पढ़ लेना। और उसके बाद एक क्वेश्चन जो सर सदाबहार है यहाँ से पूछेगा, वो स्पेक्ट्रम के ऑर्डर, है ना। स्पेक्ट्रम का ऑर्डर आपको एकदम अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, है ना। स्पेक्ट्रम का क्रम, और किसके स्पेक्ट्रम का? वैद्युत चुंबकीय तरंग के स्पेक्ट्रम का, है ना। वैद्युत चुंबकीय तरंग के स्पेक्ट्रम का जो क्रम है वो आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ से किस टाइप के बनेंगे आप ये सीखो। ठीक है, 4 नंबर इन्हीं 2 बातों से मिलेगा। और एक न्यूमेरिकल अगर पूछता है सर, तो वो फार्मूला आप याद रखना कि भाई C बराबर होता है सर E0 अपॉन B0। क्या हो जाएगा? C बराबर E0 अपॉन B0, और E0 यहाँ पे क्या है? वैद्युत क्षेत्र का आयाम। क्या है? वैद्युत क्षेत्र का आयाम है। और B0 यहाँ पे क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है। और एकदम फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और इस बार भी आएगा, और यहीं से आपको 4 नंबर उड़ा के ले जाएगा। ठीक है, अब बात आ रही सर स्पेक्ट्रम में हम कौन सी चीज़ें तैयार करें। तो आपको बस वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य का क्रम याद करना है। किसका याद कर लेना? तरंग दैर्ध्य का ऑर्डर याद करना। और एग्जाम में आपसे पूछेगा क्या? या तो सर आवृत्ति का क्रम पूछ लेगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, या तो आपसे आवृत्ति का क्रम पूछ लेगा कि ऐसे मान लो, एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ आपको। बोल दिया कि गामा रे दिया है, ठीक है, उसके बाद माइक्रोवेव दिया है ना, माइक्रोवेव दिया है, रेडियो वेव दिया है, या तो आपका विजिबल लाइट दिया है। तो आपसे बोला कि भाई यहाँ पे आप क्रम लगाइए। क्या लगाइए? ऑर्डर लगाइए। किसका? बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में, आवृत्ति के, या तो सर दूसरी बात पूछ लेगा तरंग दैर्ध्य के। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर को जब आप रिवाइज कराएंगे तो आप इन 3 बातों को ध्यान में रखेंगे, और गारंटी है भाई 4 नंबर यहाँ से मिलने वाले। कितने नंबर? 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो आपके 4 नंबर यहाँ से तैयार हो गए। ठीक है, अब आप ध्यान से एक एक चैप्टर को गिनते चलना कि सर हम 1 दिन के गैप जो है हमारे, उनमें हम कितने अधिक से अधिक नंबर जो सर बता रहे हैं यहाँ पे कि सर वहीं से क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ से हम कितने मैक्सिमम क्वेश्चन को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये इतनी बातें नोट कर लो कि इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, और मैं अगले वीडियो में सारे के सलूशन भी लेके आऊंगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है, आप ये आज पेपर दे के आए हो मैथ्स का, आप पहले ये क्वेश्चन देख लो, रिवाइज करो, फिर अगली क्लास में मैं पूरा लंबी क्लास में इसके सारे सलूशन भी लेके आऊंगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे सर। ठीक है, चलिए इतनी बातें हो गई। अब बात करेंगे सर अगला कौन सा चैप्टर हम पढ़ लें, है ना। अगला कौन सा चैप्टर पढ़ने की? भाई डूबते को तिनके का सहारा, है ना। ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भाई अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं।
और अभी तक मैथ की तैयारी में लगे थे, अब सोच रहे हैं कहीं से कुछ रामबाण मिल जाए, है ना, तो उनके लिए बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, समझ लो भाई। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो पास तो यहीं से हो जाओगे, ठीक है। और उनके लिए ये रामबाण है जो पूरा पढ़ चुके हैं और उनको रिवीजन चाहिए, क्विक रिवीजन चाहिए, क्वेश्चन के कलेक्शन चाहिए, ठीक है। चलिए, आपने चैप्टर 8 पढ़ लिया, 4 नंबर आपको मिल गए। फिर उसके बाद मैं आपको रिवाइज करने के लिए बोलूँगा सर आप इसके बाद चैप्टर नंबर 11 रिवाइज कर डालो, है ना। चैप्टर नंबर 11 क्यों बोल रहा हूँ, विकर्ण तथा द्वैतीय प्रकृति, क्योंकि सर यहाँ से इतिहास गवाह है कि यार कोई भी क्वेश्चन पूछा है ना, विकर्ण तथा द्वैतीय प्रकृति, ठीक है। देखो यहाँ से मज़ेदार कहानी क्या है, 1 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं और लॉन्ग में भी बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लॉन्ग की तरफ चलेंगे तो आपको सर यहाँ से प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का समीकरण क्या पूछ लेगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी, है ना, आइंस्टीन समीकरण क्या पूछ लेगा आपसे, आइंस्टीन समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, है ना। सबसे सदाबहार क्वेश्चन है और यहीं से सर आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ लेगा, है ना। न्यूमेरिकल क्या है भाई, आपको याद होगा, E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, है ना, कार्यफलन, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले डेरिवेशन भी आना चाहिए और आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, मैं लेके आऊँगा इसका सोल्यूशन, ठीक है, परेशान नहीं होना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये पढ़ना है और यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनेगा, न्यूमेरिकल E बराबर h न्यू याद रखना, बात क्लियर है। और न्यू बराबर होता है सर c बाई लैम्डा और उसके बाद से डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, इसके अलावा, है ना, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, ठीक है, हाँ, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, इसके अलावा आपको अगला दूसरा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता। एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछता है कि आपके भाई गतिशील कणों की तरंग दैर्घ्य, तो भाई इलेक्ट्रॉन का आज तक पूछा है तो याद कर लो भाई 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट v, है ना, याद कर लो। बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से त्वरित किया गया तो भाई v की वैल्यू उठा के रख देना, 100 सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 टॉपिक आपको तैयार करने हैं और गारंटी मानो यार यहाँ से 6 नंबर लेके जाओगे, है ना। तो 4 और 6 कितने हो गए, 10, ठीक है। तो मतलब 10 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे सर अगर आप 2 घंटे अच्छे से रिवाइज कर लोगे। कितने नंबर, 10 नंबर आपके तैयार हैं। और छोटी छोटी डिफिनेशन तो आपको पढ़ना ही है, जैसे कार्यफलन क्या होगा, ठीक है, और उसके बाद देहली आवृत्ति क्या होती है इस चैप्टर में, निरोधी विभव क्या होता है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से 1 नंबर के भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, कार्यफलन क्या है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है उसको क्या कहते हैं, कार्यफलन। आवृत्ति में न्यूनतम आवृत्ति जोड़ना। निरोधी विभव में क्या है, वह ऋणात्मक विभव जिस पे फोटो धारा का मान क्या हो जाए, 0 हो जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको सर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी, यहाँ से आप 6 नंबर सर चुरा ले जाओगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, नोट कर लेना और यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद आप जब आएंगे चैप्टर नंबर 12 और 13 की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ पे, चैप्टर नंबर 12 और 13 की तरफ। आप देखना गिन के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बस इंपॉर्टेंट बताऊंगा और आप यकीन मानना कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे जो आप देने वाले हो, ठीक है, 2 दिन बाद, ठीक है। चलो भाई आइए देखते हैं। जब हम चैप्टर 12 की तरफ पढ़ते हैं, है ना, चैप्टर 12 और 13, ठीक है। 12 क्या है, परमाणु, और 13 क्या है, नाभिक, ठीक है। चैप्टर 12 और 13, ठीक है। चैप्टर 12 और चैप्टर 13 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो एक है सर परमाणु, है ना, एक है परमाणु, दूसरा है नाभिक, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि कभी कभी भाई बोर रेडियस से, है ना, बोर त्रिज्या से न्यूमेरिकल आता है। लॉन्ग में आएगा मतलब 3 नंबर में आएगा तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आएगा, क्या आएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। और एक बात और आप पढ़ लेना कि बोर की परिकल्पना पढ़ लेना भाई, है ना, बोर मॉडल की परिकल्पना पढ़ लेना। 3 है ना, बताया था ना कि इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं और उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में जिनका कोणीय संवेग जो है NH/2π का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ रखी है, ठीक है। मतलब बोर की परिकल्पना पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं करना, इतनी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल बोर रेडियस पे Rn प्रोपोर्शनल टू n², ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से बनता है 1/λ n1² माइनस n2²। इस सूत्र से क्वेश्चन भी बनते हैं सर, है ना। न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर से बनता है, चैप्टर नंबर 12 और 13 में भाई तो मैं एक सिंपल सी बात बोलूँगा कि इस बार द्रव्यमान
क्षति और बंधन ऊर्जा, है ना, द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा से क्वेश्चन तो आने वाला है सर, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है और आउट है ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा से न्यूमेरिकल इस बार आने वाला है। और छोटी छोटी जो डिफिनेशन है आपका, नाभिकीय संलयन भी पूछ सकता है ना, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन को भी मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ठीक है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये भाई इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इतिहास गवाह है सर, इस बार भी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से, ये 2 चैप्टर की कहानी है भाई, कम से कम 6 नंबर दिला के जाएगी, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आने हैं। अभी पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर में क्या है, इफ और बट है कि हाँ आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता, लेकिन अभी जो मैं जितने चैप्टर बता रहा हूँ आपको, चैप्टर 8, 11 बता चुका और उसके बाद 12, 13 बता चुका, यहाँ से क्वेश्चन आने हैं और हर साल आने हैं सर, ठीक है। तो नोट करेंगे, ये बात हो गई इतना, ठीक है। ये टॉपिक आपको एकदम अच्छे से तैयार होने चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद बताएंगे, एक एक टॉपिक के सोल्यूशन भी लेके आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। उसके बाद सर चैप्टर 14 में बता देता हूँ सर, है ना, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और जिन्होंने पूरा पढ़ चुका है, उनको भाई रिवीजन में चाहिए कि सर 2 दिन के टाइम में हम पूरा तो नहीं रिवाइज कर सकते, है ना। आपको भी पता है 2 दिन के टाइम में पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ी जा सकती, ठीक। तो आपको रिवीजन में केवल वो मिल जाए यार जो एग्जाम में आने वाला है, तो इससे बेहतर बात क्या है, ठीक है। चलिए सर चैप्टर 14 की बात करें, है ना, ट्रांजिस्टर वगैरह तो इस बार आने नहीं वाला, तो लिख लो क्वेश्चन भाई, है ना। क्या आने वाला है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी आने वाला है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर या तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, है ना, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ठीक है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। यहाँ से एक क्वेश्चन आउट है सर, है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। हाँ, अब आप लोग को लग रहा है यार सर को पेपर पता हुआ है क्या पहले से, लेकिन आप देख लेना, भरोसा करके देखो भाई, अनुभव बोलता है कि यहाँ से एक बार क्वेश्चन बनेगा और यहाँ से नहीं बनेगा तो भाई आपको देखो पीएन जंक्शन का कनेक्शन आएगा, या तो पूछ लेगा अग्राभिनत को एक्सप्लेन करिए या तो आपसे पूछेगा पश्चाभिनत को एक्सप्लेन करिए, ठीक है। रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायसिंग आपसे पूछेगा, ठीक है। लेकिन ये 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है 3 और 5 नंबर के लिए, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन सर पूछेगा एग्जाम में, किसी ना किसी सेट में यहाँ से टकराएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर सर 8 नंबर का है ना, तो 5 नंबर तो ये टकराएगा, लेकिन 3 नंबर में भी टकराएगा, जैसे, है ना, ऊर्जा बैंड आपसे पूछ सकता है 3 नंबर में, है ना, ऊर्जा बैंड पूछ सकता है। उसके बाद अवक्षय परत के बारे में पूछ सकता है ना, अवक्षय परत पूछ सकता है, या तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं। बहुसंख्यक, है ना, बहुसंख्यक हो गए और अल्पसंख्यक हो गए, ठीक है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक किसमें, पी तथा एन टाइप में। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा है 1 नंबर में, ठीक है। तो बाकी ये 2 मेन क्वेश्चन हैं और इसके बाद यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये थी कहानी सर चैप्टर 8 की, मैंने बता दिया। फिर चैप्टर आपको 11 ले गया, 12, 13 ले गया और चैप्टर 14 ले गया, ठीक है। तो ये आपके 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर को मैंने तैयार कराया कि हाँ सर इतने टॉपिक तैयार करने हैं और मैं इनके सॉल्यूशन भी लेके आऊँगा, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा कि सर एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, ठीक है। हाँ, एग्ज़ाम में लिखना कैसे, इनके आंसर कैसे करना, ठीक है। इतनी बात हो गई, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यार, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करते हैं ना, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करते हैं। यहीं से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 11 से सबसे पहले इधर स्टार्ट करेंगे, फिर चैप्टर 8 पे चलेंगे, ठीक है। हाँ, जैसे हमने बोला कि भाई आपको आंसर भी चाहिए, ठीक है सर, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दिए, 5 चैप्टर के लगभग 30 मार्क्स तो आप दिलवा दिए, लेकिन यार इसको लिखेंगे कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसको लिखा कैसे जाए एग्जाम में। अब तो चलिए यहाँ पे भाई चैप्टर 11 से स्टार्ट करते हैं। पहले इधर 11, 12, 13 करेंगे, ठीक, उसके बाद 8, 7, 6 करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो चैप्टर 11 में मैंने बोला सबसे पहली तो 1 नंबर की डिफिनेशन सर बोलता है कारफलन है क्या, है ना। कारफलन को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ प्रकाश वैद्युत प्रभाव, है ना। प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है, ठीक है भाई। इसके पहले थोड़ा सा प्रकाश वैद्युत प्रभाव से पहले आपको जानना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन की प्रक्रिया, है ना, उत्सर्जन,
है ना। उत्सर्जन के लिए आपने 2-3 मेथड देखे होंगे, जैसे आपने पढ़ रखा होगा तापायनिक उत्सर्जन, है ना, तापायनिक उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन, है ना, क्षेत्र उत्सर्जन, है ना, एक है उसके बाद प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, है ना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्सर्जन, है ना। तो भाई इसी को पढ़ना है। होता क्या है, आइए देखते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव कि भाई जब किसी धातु के पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति के फोटोन को, किसको बेटा, उच्च आवृत्ति के, मान लो ये कोई धातु का पृष्ठ है भाई, ये मेटल सरफेस है ना, मेटल सरफेस है, और इस मेटल सरफेस पे भाई कि जब उच्च आवृत्ति के फोटोन को आपतित कराया जाए और इस धातु के पृष्ठ से सर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाए, है ना, मतलब फोटोन, ये जो उच्च आवृत्ति के एनर्जी के हैं, है ना, उच्च आवृत्ति के ऊर्जा के हैं जो फोटोन, इनको बोलते हैं फोटोन। फोटोन क्या होते हैं, ऊर्जा के बंडल होते हैं सर, क्या होते हैं, फोटोन को कहते हैं ऊर्जा के बंडल, है ना, छोटे छोटे पैकेट्स, है ना, फोटोन। तो जब इन फोटोन को मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराया जाए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाए, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तभी संभव है जब भाई यहाँ पे न्यूनतम ऊर्जा मतलब कार्यफलन आ जाए, क्या आ जाए, क्योंकि कार्यफलन से कम ऊर्जा पे भाई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, क्योंकि कार्यफलन की डिफिनेशन है सर वह न्यूनतम ऊर्जा, है ना, वह न्यूनतम ऊर्जा, यहाँ लिख लेना, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से, है ना, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए, किसके लिए बेटा, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होती है ना, आवश्यक होती है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है कि बताओ एक धातु, एक फोटोन है, उसकी एनर्जी भाई 2.7 है और एक इससे कार्यफलन कम है, तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, तो आपका आंसर है सर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई कार्यफलन से कम ऊर्जा पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये कार्यफलन की डिफिनेशन होगी। और इसी तरह भाई देहली आवृत्ति है ना, इसी तरह देहली आवृत्ति है, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, ठीक है। तो सिंपल सी बात, ये आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी पूछ सकता है और कार्यफलन भी पूछ सकता है और उसके बाद देहली आवृत्ति पूछ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, हाँ, उसके बाद हमने क्या बताया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण, ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण, ठीक है। देखिए ज़्यादा लंबी नहीं, आपको क्विक रिवीजन की ज़रूरत है सर, आपने पूरा पढ़ रखा है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में ले चलूँगा जिससे मैं अधिक से अधिक टॉपिक आपको कवर करा सकूँ, ठीक। उसके बाद बात करेंगे सर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के समीकरण की, है ना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण आइंस्टीन का बोल सकते हैं, या तो आपको देखो 2 नामों से पूछेगा, बोलेगा या तो सर सिद्ध करिए ई माइनस वर्ग फंक्शन, या तो आपको डायरेक्ट ये बोलेगा, या तो भाई बोलेगा प्रूफ करिए हाफ mv² बराबर hc अपॉन लैम्डा और hc अपॉन लैम्डा नॉट, या तो बोलेगा ये प्रूफ करिए, या तो बोलेगा आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण का निगमन कीजिए, ठीक है। 2-3 नामों से आपसे पूछेगा, ठीक। तो चलिए करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक, आइए देखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सर यहाँ पे कि मान लो ये कोई धातु का पृष्ठ है ना, ये आपका कोई मेटल सरफेस है, तो आप यहाँ पे 2 चीज़ें सर गौर करना, ठीक है। जब हम यहाँ पे, हाँ, जब हम यहाँ पे किसी उच्च आवृत्ति के फोटोन को आपतित कराएं, है ना, फोटोन का मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं अपन लोग, है ना, पैकेट ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने आपतित कराया तो भाई इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। आपने क्या देखा, ये जो इसकी जो संपूर्ण ऊर्जा का कुछ भाग है ना, मतलब कुछ भाग है जो वो कार्यफलन के रूप में, है ना, कुछ भाग किस रूप में प्रयोग हो रहे भाई, कार्यफलन के रूप में, और शेष भाग भाई साहब, है ना, जो शेष भाग है वो इलेक्ट्रॉन को गति कराने में, किसमें, इलेक्ट्रॉन को गति कराने में, मतलब शेष भाग इलेक्ट्रॉन के गति कराने में, मतलब गतिज ऊर्जा के रूप में, है ना, इलेक्ट्रॉन गति कराने में मतलब गतिज ऊर्जा के रूप में, मतलब यहाँ कार्यफलन फाई है तो फाई बराबर होता है सर h/0, क्या होता है, फाई बराबर h/0, और गतिज ऊर्जा कितनी होती है सर, हाफ mv² होती है, बोलो हाँ या ना, हाफ mv²। तो भाई ऊर्जा संरक्षण लगाओ,
है ना, ऊर्जा संरक्षण लगाओ भाई। कुल ऊर्जा क्या होती संरक्षित, टोटल एनर्जी हमने ई मान लिया। बोलो भाई, टोटल एनर्जी हमने ई मान लिया, तो ई बराबर हो जाएगा सर यहाँ पे बोलो काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। क्या हो जाएगा, ई बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। इंक दो थोड़ा, है ना, ई बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। बात क्लियर है। तो यहाँ पे देखो भाई, ई बराबर हो जाएगा सर एच न्यू। क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा एच न्यू। बात क्लियर है। और काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी सर हाफ एम बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, और वर्क फंक्शन बराबर हो जाएगा एच न्यू नॉट। क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट हो जाएगा। अब इसको इधर ले आओ, तो हाफ एम बी स्क्वायर बराबर क्या बचा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हाफ एम बी स्क्वायर बराबर, इसको इधर लाओगे बेटा तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। क्या बचेगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, न्यू है आवृत्ति, और न्यू नॉट है देहली आवृत्ति, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सर हाफ एम बी स्क्वायर, और यहाँ पे भाई न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, है ना। न्यू की जगह रखेगा सी बाई लैम्डा, और न्यू नॉट की जगह रखेगा सी बाई लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट क्या है, देहली तरंग दैर्घ्य, ठीक है, जानते रहेंगे, न्यूमेरिकल भी यहाँ से बनता है, ठीक है। तो भाई इतना प्रूफ कर देना, यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण, ठीक है। हाँ, यहाँ तक बोले, यहाँ तक प्रूफ करना। कभी कभी देता है कि भाई लैम्डा निकालना, है ना, कभी कभी आपको देता है लैम्डा निकाल के दिखाओ, है ना, या लैम्डा नॉट। तो आगे का कैलकुलेशन देखो, इधर दिखाई दे रहा भाई, एच सी कॉमन ले लेना, है ना, हाफ एम बी स्क्वायर है, एच सी लेना कॉमन, 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। बोलो भाई, इसको नोट कर लेना। तो ये बस चैप्टर नंबर 11 में सर आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। वो 2 डिफिनेशन और एक आपको भाई ये डेरिवेशन, और यहीं से न्यूमेरिकल भी पूछेगा और फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। चलिए भाई, ये इतनी बातें हो गई, ठीक है। तो अभी तक मैंने देखो आपको 5 चैप्टर बताए, ठीक है। इसी तरह आपको तैयार करने हैं, रिवीजन करने हैं, ठीक है। 5 चैप्टर के आपको एकदम अच्छे से रिवीजन करने हैं। मैं अगली क्लास में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन के साथ आऊँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा, और एग्ज़ाम में लिखना कैसे, जैसे ये आपको प्रूफ कराया, सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी कराऊंगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप इसको अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओगे, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करोगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग, ठीक है। अगली क्लास में पहले इन 5 के सोल्यूशन के साथ मिलेंगे, ठीक है। हाँ, जितनी भी बातें बताई कि हाँ एग्ज़ाम में लिखना कैसे, थ्योरी क्या है, इनके कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन क्वेश्चन इतने ही आने हैं सर, है ना। क्वेश्चन आप जितने बताए उतने तैयार कर लेना यार। 30 नंबर चुरा के ले जाओगे 5 चैप्टर, मतलब मैथ के पेपर के दिन वाली थकान आपको बैठे बैठे रिवीजन से 30 नंबर दिला के जाएगी, ठीक है। बाकी अगले दिन तो हम मिलेंगे धमाकेदार एंट्री के साथ, पूरी फिजिक्स के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टाटा, सी यू।